ड्रग को कैसे क्लासिफाई करेंगे? या मान लीजिए किसी आदमी को बुखार हो गया, ठीक है? तो बुखार हो गया, इसका पहचान क्या है? बुखार की पहचान क्या होती है भाई? बोलो कैसे करते हैं? उसको उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना? जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर होता है उससे हाई टेम्परेचर पे उसका बॉडी वर्क करने लग जाता है और उसकी बहुत सारी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने लग जाती हैं। तो जब किसी इंसान को हाई टेम्परेचर, उसका मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी उसको हाई फीवर हो गया, तीव्र ज्वर हो गया है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब 37 से अप हो जाएगा तो इसका मतलब उसको बुखार हो गया है, राइट? फीवर हो गया है। तो जब हाई फीवर हो और डॉक्टर को नीड होता है कि कैसे भी करके इसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लाया जाए, यानी कम किया जाए, तो हाई फीवर में बॉडी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में लाने के लिए जो केमिकल प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जो ड्रग प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं ड्रग को हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक एजेंट कहते हैं या ज्वर नाशक कहते हैं। ज्वर मतलब बुखार होता है प्यारे बच्चों, ठीक है? समझ में आ गई बात इतना? बोलो। हाई फीवर में बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी केमिकल या ड्रग दिए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग एंटीपायरेटिक एजेंट या हिंदी में ज्वर नाशक के नाम से जानते हैं, ठीक है? हम जानते हैं कि हमारा जो फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर है 37 डिग्री है। इसमें हमारे बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं बहुत सही तरीके से काम करते हैं। जैसे 37 से हाई या 37 से लो टेम्परेचर होता है, एंजाइम की जो एक्टिविटीज होती है वो डाउन होने लग जाती है और बॉडी की फंक्शनिंग भी क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है बच्चों, है ना? तो जो थेरेपिक यूज होते हैं ड्रग के, उनके बेसिस पे अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एंटीपायरेटिक एजेंट का, ठीक है? तो हम कह सकते हैं बेटा, द केमिकल यूज टू ब्रिंग डाउन बॉडी टेम्परेचर इन हाई फीवर, ठीक है? तो क्या है बेटा यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हैं? यही एंटीपायरेटिक ड्रग। ये देख लो, आपको ये इमेज से समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखूं? द केमिकल द केमिकल यूज्ड टू ब्रिंग स्लो डाउन बॉडी टेम्परेचर, कब बेटा? इन हाई फीवर, इन हाई फीवर। क्लियर हो गई बात? अब आपका क्वेश्चन होगा कि कैसे करता है बेटा, है ना? कैसे करता है बेटा, कैसे करता है? तो ये जब आप मेडिसिन किसी को देते हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन देते हैं, है ना, इसके प्रयोग से शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलने लग जाता है, जिससे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है? तो ये कैसे करते हैं, ठीक है? रीजन कैसे परफॉर्म करते हैं? इनके यूज से बॉडी से पसीना निकलता बच्चों, ठीक है? पसीना निकलता है, जिससे जो टेम्परेचर को कम कर देता, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर को डाउन कर देता है, डाउन करता है। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन हो गया, लेकिन हमारे लिए डेफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही। डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री वालों के लिए इनकी एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में इनके नाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? इनके स्ट्रक्चर्स। तो जो पहला आप पढ़ते हैं, पहला है जिसका नाम है एसिटल सैलिसिलिक एसिड, यानी एस्प्रिन, इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों, ठीक है? तो एग्जाम्पल पहले देख लें बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम लोग। जब इसकी एग्जाम्पल की बात आती है तो पहला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, दैट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। एक बेंजीन रिंग होगा आपके पास, ठीक है? और यहाँ पर हम एक एसिटल ग्रुप लगाएंगे, दैट इज COCH3, और यहाँ पर COOH। इस कंपाउंड का नाम बताओ जरा, इस कंपाउंड का नाम क्या हो सकता है? ये जो ड्रग है, इसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में या मेडिसिन की भाषा में एस्प्रिन कहते हैं ना बेटा, एस्प्रिन बोलते हैं। का मतलब लास्ट सेशन में मैंने कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बता दिया था। और केमिस्ट्री की भाषा में अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा? एसिटाइल
सैलिसिलिक एसिड है ना, सैलिसिलिक एसिड, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एस्प्रिन एक तरीके का एंटीपायरेटिक है, राइट। अब आप बोलोगे इसके अलावा भी कोई एंटीपायरेटिक जो फेमस है, या सैलिसिलिक एसिड काम कैसे करता है। जैसे ही आप सैलिसिलिक एसिड को आप इनहेल करते हैं यानी खाते हैं, यानी एस्प्रिन को खाते हैं, तो ये हमारे गैस्ट्रिक जूस के साथ या कुछ हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं हमारे पेट के अंदर। जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो इससे निकलता है क्या बेटा, सैलिसिलिक एसिड निकलता है। यही सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, इसका एक्टिव पार्ट बनता है। अगर आप खाली पेट हैं तो ये सैलिसिलिक एसिड आपके आंतों और आपके आमाशय की दीवार को नुकसान पहुंचा करके अल्सर क्रिएट कर सकता है। ये नाते कभी भी एस्प्रिन को खाली पेट नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गई बात, बोलो भाई, है ना। और अगर ज़्यादा आपने खाली पेट इसको खा लिया बेटा, तो जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टियल ट्रैक्ट होते हैं, है ना, वो जब उसमें ज़्यादा आपके सल्फ्यूरिक एसिड जाएंगे तो आंतों को कट करके उसमें से ब्लड निकाल देते हैं, इस नाते ब्लीडिंग भी होता है। तो इसके ओवरडोज से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है। अब इससे भी बेटर एंटीपायरेटिक कौन हमारे मार्केट में है, उसका नाम है पैरासीटामॉल। क्या है बेटा, पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल इससे बेटर है बच्चों, है ना। अब पैरासीटामॉल का फार्मूला मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को। चलो, अच्छा, पैरासीटामॉल यही तो था बेटा, यहाँ पे एनालाइड वाला फॉर्म था NHCO, CH3 था, यहाँ पर क्या था, OH था ना। ये पैरासीटामॉल बहुत बिका था कोविड में, किस नाम से बिका था, डोलो के नाम से, है ना। और अगला है बेटा फेंसिटीन, है ना। फेंसिटीन है 4 इथॉक्सी एसिटिनालाइड है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 एस्टा एमिडोफिनॉल। इसे हम कहेंगे 4 एसिटो एमिडोफिनॉल बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 एसिटो एमिडोफिनॉल, 4 एसिटो एमिडोफिनॉल। अगला देखो बच्चों, इसी का एक डेरिवेटिव बनाने जा रहा हूँ, किसका, दैट इज फिनो आपके पैरासीटामॉल का, NHCO, CH3, ये तो रहेगा। यहाँ जो O का H है उसको इथाक्सी ग्रुप से हम रिप्लेस कर देंगे, यानी C2H5 से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा OC2H5। तो ये आपका हो जाएगा सिंपली क्या, 4 इथॉक्सी एसिटिनेलाइड। क्या बन जाएगा बेटा, 4 इथॉक्सी एसिटिनेलाइड। ये हो जाएगा हमारा 4 इथॉक्सी हो जाएगा, ठीक है, एसिटिनेलाइड। एसी लाइव जो मेरे सेशन होते हैं अभी 9:45 से होंगे बच्चों, उसे जरूर अटेंड करिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं डिस्कस कराता हूँ। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्या हो गया आपका, एंटीपायरेटिक एजेंट क्या होते हैं, काम क्या है, और उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। समझ में आ गया है क्या, हेलो। कोई डाउट हो, किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, ना समझ में आया हो तो पूछ लो बच्चों। ठीक है, तो जो लास्ट वाला इसी को बोलते हैं फेनिसिटीन, है ना। लास्ट वाले का नाम क्या बेटा, फेनिसिटीन, इसी का नाम बेटा, इसी को लोग क्या बोलते हैं मार्केट में, फेनिसिटीन। ये तो फेनिसिटीन, पैरासीटामॉल और एस्पिरिन, ये तीनों फेमस एग्जाम्पल हैं एंटीपायरेटिक एजेंट के। अब दूसरा जो हमारे पास होता है अनाल्जेसिक का, क्या बेटा, एनाल्जेसिक का। एनाल्जेसिक को समझते हैं कि क्या होता है। एक होता है ज्वर नाशक जो बुखार को कम करता है, लेकिन बुखार के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, दर्द भी तो होता है। हम्म, बोलो, पेन होता है। तो ज्वर नाशक के साथ साथ हमें चाहिए क्या, दर्द नाशक भी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट जो आपका टाइप्स है थेरेप्टिक यूज के हिसाब से, वो क्या है, ज्वर नाशक के अलावा एक और कैटेगरी इनकी बनती है जिसको हम लोग बोलने वाले हैं अनाल्जेसिक।
इसी को हम बोलते हैं पीड़ा दर्दनाशक, बोलते हैं हिंदी में दर्दनाशक या पीड़ाहारी। दर्दनाशक या पीड़ाहारी। ये है। चलो इसको समझाओ, ये क्या करते होंगे। एंटीबायोटिक को तो हमने एक लाइन में बहुत आसानी से समझ लिया बेटा, है ना। ठीक है बेटा, तो ये क्या क्या हरेंगे, दर्द को हर लेंगे। हमारे शरीर में जो पीड़ा होगी उसको क्या करेंगे। द केमिकल यूज फॉर रिलीविंग पेन और कॉल्ड एनाल्जेसिक, है ना। बोलो बेटा, तो कौन से केमिकल होते हैं ये, जिनकी वजह से पेन में रिलीफ, है ना। केमिकल यूज्ड इन रिलीविंग पेन, ठीक है, कॉल्ड एनाल्जेसिक। अब इसके एग्जाम्पल ढूंढने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एस्प्रिन दोनों है तो एस्प्रिन इसकी कैटेगरी में आ जाएगा बेटा। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, यानी एस्प्रिन इसी नाते डॉक्टर ज़्यादा देते हैं, बुखार के टेम्परेचर को भी कम करेगा और आपकी पीड़ा को, मतलब दर्द को भी कम कर देगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, एस्प्रिन। तो आजकल मिक्स ही मिल रहे हैं आपको, है ना, दोनों दो दो साल्ट डाल रहे हैं वो। दूसरा क्या है बेटा, नेप्रोक्सेन, है ना, नेप्रोक्सेन। दूसरा क्या है, और बताओ कुछ आपने सुना हो, घर पे कभी यूज किया हो। जनरली आप सब, हम लोग बीमार होते ही हैं। हाँ, आइबुप्रोफेन, है ना, इबुप्रोफेन। और बताओ बेटा एक आध और दवा इनके अलावा। डाइक्लोफिनेक ना, डाइक्लोफिनेक। अब इस पे मतलब इसका यूज नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। डाइक्लोफिनेक सोडियम, डाइक्लोफिनेक सोडियम, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे बेटा, मेडिसिन थे हमारे, ठीक है ना। सेरिडॉन भी इसी का एग्जाम्पल, सेरिडॉन का बड़ा एग्जाम्पल आता है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं बच्चों। सेरिडॉन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मार्केट में बहुत फेमस है ये। 6 अफीम, हीरोइन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब क्या है, आपने दर्दनाशक ले तो लिया। ये दर्दनाशक भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक ऐसे दर्दनाशक जिनको अगर आपने खा लिया तो उससे आपको नींद आएगी बेटा, ठीक है, उनको बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं, नारकोटिक ड्रग्स। तो ये दो तरीके के मिलेंगे। यानी ये जो मेडिसिन है हमारी, जिनके खाने से कोई पीड़ा, जनरली पहले क्या होते थे, जो लोग मतलब कोई ऐसा काम करते थे जिसमें उनको पीड़ा ज़्यादा पहुंचती थी, है ना, बदमाश टाइप के लोग, वो सब रखते थे इनको, नशेड़ी टाइप के लोग, क्योंकि उन्हें आप पीट भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा रखी होती है। तो दो तरीके के हैं, एक क्या होते हैं बेटा, नारकोटिक्स, और एक होते हैं नॉन नारकोटिक। तो नारकोटिक्स में क्या आएंगे उसको हम पहले पढ़ेंगे। नारकोटिक को हिंदी में क्या कहेंगे जरा बताओ कोई, नारकोटिक ड्रग, जिनको खाने से जनरली आदत पड़ जाती है, ठीक है, और इनको हम ऐसे बोलते हैं जिनको खाने से नींद आने लग जाए, तो इसको बोलते हैं निद्राकारी,
क्या बोलते हैं बेटा? निद्राकारी। इनको खाओगे सीधे सीधे सो जाओगे आप, तो दर्द आपका कम हो जाएगा। निद्राकारी कहते हैं। और इसे ही हिंदी में एक नाम देते हैं स्वापक। क्लियर है? दूसरे होते हैं नॉन नार्कोटिक्स। इसको बोलते हैं अनिद्राकारी, क्योंकि जीआईसी वाले बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाता है अनिद्राकारी। तो नॉन नार्कोटिक और नार्कोटिक दो तरीके के ड्रग हमारे पास हैं बच्चों, ठीक है? और दोनों किसके टाइप से बताओ जरा? हाँ जी हाँ। चलो अब देखते हैं बच्चों। कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं आप। नार्कोटिक का जो एक्चुअल मीनिंग है यही है, नशे में आदमी सो जाता है ना। जैसे आजकल देखते हैं कि लोग जो थोड़े परेशान सा होते हैं, लोगों ने सजेशन देते हैं कि दो आप पैक लगा लीजिए, दारू पी लीजिए, तो उससे नींद आ जाती है आपको, आप है ना, दिमाग आपका स्लो डाउन हो जाता है। इसका मतलब थोड़ा कि संकट टल जाता है। संकट नहीं टलता है, आप एक नकली तरीके की एक्टिंग करने लग जाते हैं कि आपके दर्द दूर हुए हैं, एक्चुअली में दूर हुए नहीं है। तो जब नारकोटिक ड्रग कोई कोई लेता है, ठीक है, तो काम कैसे करते हैं बच्चों? वो नींद ले आते हैं, बेहोशी ले आते हैं, ठीक है। अगर आप कम मात्रा में लेते हैं तो दर्द कम करती है तथा निद्रा उत्पन्न कर, लेकिन जब अधिक मात्रा में लोगे तो लेजीनेस आएगा, कोमा में भी जा सकते हैं, डेथ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। तो अब हम पहले नारकोटिक ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी पीजीटी को तो बहुत पसंद है ना। यूपी पीजीटी के लगभग पेपर में आते हैं हर साल, हालांकि उसका पेपर ही 4-5 साल में एक बार होता है। नारकोटिक ड्रग, एक बार जब मैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में था तब आया था, तब मैं लगा हम चूक गए, ठीक है। उसके बाद फिर 3-4 साल बाद आया जब हमने निकाला इसको। नारकोटिक ड्रग, अभी हमने आपको बता दिया कि इसका मीनिंग होता है निद्राकारी, ठीक है बेटा। यूज के बेस पर बेटा, हम्म, अगर आपने इनकी कम मात्रा ली तो ये खतरनाक नहीं है, भी बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इनको बहुत सही, पहले यही दवाएं थी, पहले के ज़माने में यही मेडिसिन थी, तो लोग सभी खाते थे। पहले के ज़माने में अफीम सभी खाते थे, राइट। तो अगर आपने इसको स्मॉल अमाउंट, सही डोज ले लिया, ठीक है बेटा, सही डोज, तो इन स्मॉल अमाउंट, इन स्मॉल अमाउंट, जैसे किसी ने अगर अल्कोहल बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लिया तो उतना हार्मफुल नहीं, उसकी खांसी वासी दूर हो जाएगी, है ना। और इन एक्सेस, अगर आपने इसको एज ए मेडिसिन यूज किया तो रियली में आपके लिए वो बहुत खतरनाक नहीं है, यूजफुल है, ठीक है। अगर हमने इसको स्मॉल अमाउंट में लिया, ठीक है, तो क्या करेगा ये बताओ जरा? ये रिमूव करेगा पेन, रिमूव पेन, ठीक है। दूसरी बात, स्लीप लाएगा बेटा, है ना, नींद आने लग जाएगी आदमी को, बोलो, है ना। नींद आएगी, थोड़ी बहुत बेहोशी सी भी आ सकती है बेटा, है ना, है ना। तो आप कह सकते हैं निद्रा आएगी उसको, सोने लगेगा वो, निद्रा व अवचेतना। तो इसकी कभी कभी ज़रूरत होती थी, मान लीजिए आदमी कोई बहुत बड़ी टेंशन में है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो क्या करेंगे डॉक्टर्स? कुछ ऐसी दवा दे जिससे वो आदमी सो जाए, उसका पेन उसको दिखे ना सबको। एक्सेस में अगर दिया गया तो क्या होगा, बोलो? कोमा में जा सकता है वो, है ना। दूसरा, डेथ भी हो सकती है बच्चों, है ना। लेजीनेस हो सकता है, ठीक है। और इनकी आदत पड़ती, सिंपल सी बात है ना, मल्टीपल यूज पर
मल्टीपल यूज से हैबिट पड़ जाती है, हैबिट यानी एडिक्ट हो जाते हैं लोग। और आजकल तो पूरी जनरेशन खराब हो रही है इससे, है ना, पूरी जनरेशन इसी से खराब हो रही है। आप गांव में जाइए, अच्छे अच्छे घरों के बच्चे अल्कोहल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। अल्कोहल तो कॉमन सा हो गया गांव में, ठीक है। पहले कहीं गांव में 2-3 गांव में एक आध शराबी होते थे, फेमस होते थे कि शराबी हैं, लेकिन अब ये फैशन का पार्ट हो गया। अगर आप नहीं पीते हैं तो आप बैकवर्ड हो गए हैं, आपकी थिंकिंग लो है, ठीक है। तो मल्टीपल यूज से एडिक्शन हो जाता है बच्चों इनका। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ऑल आर अफीम डेरिवेटिव्स, ठीक है। जितने भी आप इसमें पढ़ोगे एग्जांपल्स सब क्या हो जाएंगे बेटा, अफीम डेरिवेटिव्स, है ना। अफीम के व्युत्पन्न होते हैं बच्चों, अफीम के डेरिवेटिव्स होते हैं, अफीम के डेरिवेटिव्स होते हैं। आप लोगों ने जीआईसी भी तो फिल किया होगा बेटा पीजीटी के साथ साथ, नहीं करा है? अच्छा, आपका उत्तराखंड का है, ओके ओके, ठीक है। पढ़ा दूंगा वो, मैं इसी की बात पढ़ा दूंगा, इसी में ऐड करके, ठीक है। फैट एंड आइल्स पढ़ा दिया है मैं, वो तो एक लेक्चर, आधे घंटे का लेक्चर, वो पढ़ा दूंगा आपको, टेपनाइड वगैरह, है ना। ठीक है। ये जो अफीम होता है इसमें एक केमिकल होता है, इसका नाम है मार्फिन। क्या नाम? अफीम के डेरिवेटिव बेटा, ठीक है। इस अफीम के अंदर एक केमिकल होता है, इसका नाम है मार्फिन। यही मार्फिन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। मार्फिन, मार्फिन क्या होता होगा? एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता होगा या कैसा होता होगा, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। मार्फिन को समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। मार्फिन को अगर समझोगे तो आपको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से। विजिबिलिटी नहीं होगी तो पूछ लीजिएगा बेटा प्लीज, है ना। यूकेपीएससी के सारे बच्चे तो आज आए नहीं हैं, कुछ ही बच्चे आए हैं। ये बच्चे मतलब और भी कोई पैरेलल क्लास चल रही है क्या किसी और सब्जेक्ट की? नहीं चल रही ना, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा। देखो, इसमें 3 रिंग है ना, 3 में से एक रिंग एरोमेटिक है बेटा, 3 में से एक रिंग क्या है, एरोमेटिक है। और 2 रिंग हमारी कैसी है बेटा, नॉन एरोमेटिक है। 2 रिंग कैसी है हमारी, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। 2 रिंग हमारी है नॉन एरोमेटिक, ओके। तो 2 रिंग हमारी होगी नॉन एरोमेटिक, और यहाँ पर इनके बीच में एक इथरल ग्रुप होता है इस तरीके से, ठीक है। ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बाइंड हो गया, तो साइकिल तो हेट्रो हो गई है वो। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, इसमें एक OH ग्रुप होगा, ठीक है ना, एक OH ग्रुप होगा हमारा। और ये स्टीरियो की बात हम करते नहीं है ज़्यादा, लेकिन हम कर लेंगे। स्टीरियो आपका होगा अब द प्लेन, क्या होगा, अब द प्लेन। यहाँ पर एक OH ग्रुप होगा, ठीक है। जो बेंजीन रिंग है उसमें एक अल्काइल ग्रुप लगाएंगे हम लोग, यानी OR ग्रुप लगाएंगे बेटा, OR। और इसी R को चेंज करेंगे मल्टीपल टाइम्स। यहाँ जो OR लगेगा ना बेटा, यहाँ पर OR, इसी R को आप चेंज करेंगे तो अलग अलग कंपाउंड्स आपको मिलेगा। R आप चेंज कर देंगे तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो चेंज हो जाएंगे बच्चों। अब क्या है बेटा, इसमें जो कंपाउंड है इसमें एक नाइट्रोजन का डेरिवेटिव भी होता है। कहाँ से होता है बेटा, यहाँ से, ध्यान से देखिएगा बच्चों,
बहुत जटिल स्ट्रक्चर से, है ना। इसको ऐसे समझिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये मार्फिन का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने बनाया है। किसका है? मार्फिन का है। ध्यान से देख लो आप लोग, इसमें आर को भी हमने डिफाइन नहीं करा है बेटा। अगर आर हमारा एच है तो इसको मार्फिन कहेंगे, और अगर आर हमारा CH3 है तो इसको कोडीन कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? कोडीन। ठीक है। तो अगर यहाँ पर इफ आर क्या हो जाए बेटा? एच, तो इससे बनेगा क्या? मार्फिन, जो कि अफीम के अंदर होता है ना, मार्फिन। और अगर यही आर क्या हो जाए कि मिथाइल ग्रुप हो जाए तो इसका नाम क्या हो जाता है? कोडीन। तो कई बार आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि ये फला अपराधी या फला ड्रग तस्कर जो है बहुत भारी मात्रा में कोडीन के साथ या अफीम के साथ पकड़ा गया है ना। बोलो भाई। चलो, क्या बताओ बेटा? कोडीन भी मार्फिन भी, ये इसका डेरिवेटिव बड़े खतरनाक हैं। तो ये हमारे यहाँ क्या होता था, खेती होती थी बहुत पहले, ठीक है। तो उसकी खेती में एक गोल सा फल आता है, और उस फल के अंदर सीड होती है। वो सीड आज आप लोगों ने भी बहुत खाया होगा। आपके यहाँ मसाले में एक पोस्ता दाना यूज होता है, जब कभी शादी वादी में नॉर्मली भी यूज होता है, ठीक है। वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है हमारे लिए, हेल्दी होता है। लेकिन उसके ऊपर जो छिलका होता है उस पर लोग कट लगाते हैं, उससे दूध निकलता है, वो दूध जम जाता है। उससे जब जमने के बाद जो सॉलिड बनता है उसको लोग अफीम कहते हैं, ठीक है। वही मेडिसिन था, थोड़ा थोड़ा लोग खा लेते जब बीमार बीमार होते थे, लेकिन ज़्यादा खाओगे तो एडिक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो अब जब एडिक्ट होने लगे तो मार्केट में ये बहुत बिकने लगा, बहुत पैसे में बिकता है। तो इस नाते सरकार ने कुछ लिमिटेड लोगों को उसके उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन अगर इसी अफीम में, ठीक है, ये जो आर है ना बेटा, इस आर को मैं स्टाइल करा दूं, मतलब कि इसका स्टाइलेशन करा दूं, ठीक है। इसका स्टाइलेशन, आर को मैं बना दूं OCOCH3, यानी आर को बना दूं, दैट इज यहाँ पर जो है COCH3 बना दूं। क्या बना दूं बेटा? COCH3, यानी कि OAC। तो ये बन जाएगा हीरोइन। क्या बनेगा? हीरोइन। हीरोइन तो पढ़ते हैं ना हम लोग, मार कि हीरोइन पकड़ा गया 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, ठीक है। तो ये सब इसी के डेरिवेटिव हैं, यानी अफीम के ही डेरिवेटिव बेटा। ध्यान से देखो। तो हैबिचुअल हो जाते हैं बेटा। अगर ज़्यादा लेंगे तो आपको मूर्छा आएगी, यानी आप बेहोश होंगे, और अंत में डेथ भी हो सकती है बेटा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया आपको, MP वाला केस ना। हाँ हाँ, MP में ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी, और MP में कई सारे नेताओं तक उसका अब क्या है कि वैसे तो ले नहीं पाते लोग, तो इस तरीके से सप्लाई करते हैं उसको, जिससे लोग उस पर रोक ना डालें, ठीक है। ये भी है। हाँ, बहुत ज़्यादा बच्चों की डेथ हुई थी बेटा। चलो, क्या कर सकते हैं जब सरकारें पागल हैं ना। जो चीज़ें रोकी जाती हैं उसके इतने दाम बढ़ जाते हैं, जैसे दाम बढ़ते हैं लोग उसके पीछे क्या हो जाते हैं? पागल हो जाते हैं, ठीक है। लोग उसको अपना धंधा समझ लें, उन लोगों की ज़िंदगी उंदगी से किसी को ज़्यादा मतलब होती नहीं है। लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मरते हैं, इनोसेंट लोग मर जाते हैं, ठीक है। जो बेचने वाले उन्हें तो मालूम है कि ये खतरनाक है। COO, C2H5। शराब बेचने वाला अमीर हो जाता है, लेकिन शराब पीने वाला, उसका घर द्वार सब बिक जाता है बेचारे का। आप देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे। C6H5। अब अगर हमारे पास इसे हेट्रोसाइकिल बनाऊं, यानी कि नाइट्रोजन बना दो बच्चों, यहाँ पे जनरली हेट्रोसाइक्लिक होते हैं, याद रखिएगा जब कभी भूलो ना, ठीक है। तो रिंग हेट्रोसाइक्लिक होनी होनी होती है,
और यहाँ पे क्या लगा, CH3। अब इस नाइट्रोजन जो आपके पास है ये बेसिक है, तो बेसिक है तो क्या करेगा, एसिड को भी अपने साथ रखेगा, यानी HCl को भी चिपका दो। ये जो आपके पास बना है कंपाउंड, इसको हम बोलते हैं बच्चों पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या बोलते हैं, पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, है ना, इसका नाम है पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपके 3 मेडिसिन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, मार्फिन, कोडीन और हीरोइन। कोडीन या मार्फिन का जब आप एस्टाइलेशन करते हैं एस्टिक एनाइड्राइड से, तो यही हीरोइन बनता है। इसको हीरो ऑफ ऑल ड्रग कहा जाता था। क्या कहते थे बेटा, हीरो ऑफ ऑल ड्रग। कोई बीमारी हो, किसी तरीके का पेन हो, सब ठीक कर देता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था, एडिक्शन का। एडिक्शन नहीं होता तो फिर दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम तो ये चुटकियों में दूर कर देता। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो भाई। तो आई होप नारकोटिक्स वाली दवाएं समझ में आ गई है ना बेटा, ठीक है। तो नारकोटिक का मतलब सिंपली हम समझेंगे ऐसी दवाएं जिनको खाने से नींद आती है और दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम यूज करेंगे आप, तो उससे आप हैबिचुअल या एडिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में लोगे तो आपको ये फायदा कर सकता है, लेकिन जैसे एक्सेस में लोगो, लेजीनेस आएगा, कोमा होगा, डेथ भी हो सकती है। इसमें जो भी मेडिसिन जनरली फेमस हैं वो अफीम के ही डेरिवेटिव। अफीम में एक केमिकल होता है मार्फिन, उस मार्फिन के स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो ओ आर ग्रुप होता है, अगर आर हाइड्रोजन है तो मार्फिन है, CH3 है तो कोडीन है, और आर को हटा के कोई क्या लगा दे, स्टाइल ग्रुप लगा दे, तो ये बन जाएगा हीरोइन, राइट। इसी का एक एग्जाम्पल है पेथिडीन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ तो कोई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जनरल फार्मूला बार बार बनाने से अच्छा था एक बार में बता दिया ना, क्योंकि 3-4 बार एक ही चीज बनानी पड़ती बेटा जी। आगे बढ़े भाई, ठीक है। चलो बच्चों, नॉन नार्कोटिक ड्रग आपने पढ़ ही लिया है ना, उसके एग्जाम्पल तो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि कौन कौन से ड्रग क्या है बेटा, नॉन नार्कोटिक है ना। तो उनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, वो ज़्यादा यूज करते भी हम लोग, ठीक है ना। एस्प्रिन के और भी यूज हम लोग देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अनिद्राकारी यानी आश्वापक दवाएं नॉन नार्कोटिक ड्रग्स में। एक हम पढ़ेंगे दोबारा से एस्प्रिन को, क्योंकि एस्प्रिन के बहुत ज़्यादा यूज हैं। नॉन नार्कोटिक्स ड्रग, क्या बोलते हैं इनको, अनिद्राकारी। अनिद्राकारी दर्दनाशक है ना बेटा, हाँ दर्दनाशक है ये, ठीक है। पेन को डाउन करेंगे, बस इनका मेन फंक्शन है। रिलीव इन बॉडी। चलो, इसका शानदार एग्जाम्पल हमारे पास था एस्प्रिन। एस्प्रिन किस नाते बार बार मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यही बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। एस्प्रिन है ना, 4 बार हमने पढ़ लिया है। स्ट्रक्चर देखो जरा, ये बेंजीन था बेटा, यहाँ पर एक स्टाइल ग्रुप था ना, OCO CH3 था, और यहाँ पर क्या था, COOH था, ठीक है। यही है एस्प्रिन हमारा,
ठीक है, अब हमने कहा इसका कितने यूज है जरा बताओ। वेरी गुड, है ना। ठीक है, तो अब एस्पिरिन का यूज हम देख लेते हैं बच्चों। इम्पॉर्टेंट तो यही है कि पहली बात तो ये एनाल्जेसिक है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। दूसरी बात ये एंटीपायरेटिक में भी हमने पढ़ा। ठीक है बेटा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चों, जैसे लोगों को आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं ना, बड़े बड़े, मतलब भी आज एक हरियाणा में किसी हीरोइन को अटैक आया, 30 साल की है वो, है ना। ठीक है, तो होता क्या है, हमारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें थक्का जम जाता है, रक्त का थक्का जमा, और कहीं पर भी वो फंस गया आपके उसमें, तो हार्ट पे प्रेशर आएगा, वो अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है, रिमूव ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में भी ये क्या करती है, लाभ पहुंचाती है, किसमें, ब्लड क्लोटिंग में बेटा, है ना। एंजिना से जो दर्द होता है आपको, ठीक है, उसमें भी, पेन में। एक और इसकी छुपी हुई पावर है जो बहुत कम लोग समझते हैं। ठीक है, ये क्या करता है बच्चा जानते हो, एड्स को रोकने में। ठीक है, एड्स के मरीज को भी ये दिया जाता है, इन एड्स। और पिछले 6 महीने में इंडिया में एड्स के मरीज इतने ज़्यादा बढ़े हैं, स्पेशली एमपी और बिहार में, इन एड्स। उसके बाद प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें भी यूज होता है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको साइड इफेक्ट की बात करी, साइड इफेक्ट की अगर मैं इसकी बात करूं, तो क्या करता है, ब्लीडिंग करता है ना बेटा, क्या करता है, ब्लीडिंग करता है, ब्लीडिंग इन वॉल ऑफ स्टमक, है ना, इंटेस्टाइन कह सकते हैं। बस, ये फेमस था एस्प्रिन आपका। ठीक है, एनाल्जेसिक में एस्प्रिन बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा यूज होता था। इसके अलावा अगर हमें चाहिए तो एनासिन भी होता है बेटा, एमेटोपायरीन भी होता है। ठीक है, एमिनोपायरीन भी। और अभी एब्यू पिरान पढ़ा ना आपने, सेरिडॉन। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। देख लो, आप कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। बोलो बच्चों, समझ में आया। ठीक है, अगला हमारे पास है एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी का मीनिंग क्या होता है, कब लिया जाता है, कब देते हैं, ये सब समझेंगे हम लोग। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होते हैं बच्चों, क्या मीनिंग होती होगी। स्वेलिंग को डाउन करते हैं, हाँ, सूजन को जो कम करते हैं बॉडी में। ठीक है, तो सूजन को कम करते हैं, लिखते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि ये पूछ लेगा सीधे सीधे। और यूपी और जो उत्तराखंड है, उनके पेपर के जो लेवल्स है ना, लगभग कम बेस सेम है। उसका रीजन जानते हो क्या है, क्योंकि उत्तराखंड कभी यूपी का पार्ट था। ठीक है, और बहुत सारे जो पेपर सेटर होंगे वो यूपी के होंगे, बहुत सारे उत्तराखंड में होंगे, है ना। तो
इस नाते बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर बनते हैं। तो आपका है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, सूजन रोधक बोल सकते हैं। तो इसका पहले हम एक लाइन में डेफिनेशन समझते हैं, एक लाइन में किस बात को हम किस चीज से समझाएंगे बच्चों, ठीक है। तो वो सिंपल है, सूजन को कम करते हैं, ठीक है। जो सूजन को कम करेगा उसे एंटी इन्फ्लामेटरी कहेंगे। अब कुछ फेमस एंटी इन्फ्लामेटरी का नाम बताओ आप, ठीक है। हाँ हाँ, वेरी गुड। एस्पिरिन बनाना हमने सीख लिया था बच्चों, बिल्कुल सही है। एस्पिरिन हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पिरिन ही याद रखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा, जितने भी कहानी है उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अभी तक एस्पिरिन ही है। तो ये सब हो गया, यही पूछा था बार बार, ये एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हो गया। इसके बनाने का मेथड हम लोगों ने सीख लिया था ना, क्यों बेटा, कैसे कैसे बनता है दोबारा बनाएं, क्लियर है। या सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप बनाना चाहते हैं तो भी बना लोगे आप, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से बनाया था आपने, ऐसे बना लो, फिनॉल लेके आओ, क्यों, लय रूट सही नहीं है लेकिन हम बना सकते हैं। फिनाल में क्या डालोगे बेटा, CCl4 KOH डाल दो, है ना। दे देगा क्या, OH C डबल, इसी का नाम है राइमल टीमन रिएक्शंस, ठीक है, उसी का एक टाइप है ये भी। और इसमें हम क्या देते हैं बेटा, CH3 CO O CO, इस मेथड से भी बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एस्टाइलेशन करोगे तो एस्पिरिन ही मिलेगा, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, पैरासीटामॉल भी इसमें आ सकता है हमारा। पैरासीटामॉल कैसे बनाओगे, एस्पिरिन हो गया ना। तो अगर आपके पास अमीनोफिनॉल है, क्या बेटा, अमीनोफिनॉल है, और आपने सेम काम कर दिया, दैट इज CH3COCl लगा लो, मान लो। ये बन गया आपका पैरासीटामॉल। तो पैरासीटामॉल एस्पिरिन हर जगह मिल रहे हैं, ठीक है। पैरासीटामॉल को एक जगह नहीं मिला था, कहाँ जरा बताओ, एनाल्जेसिक में नहीं मिला था ना, एंटीपायरेटिक तो था ही। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा जो पैरासीटामॉल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी और साथ में एंटीपायरेटिक है।
जो हमारा एस्प्रिन है वो एंटी पायरेटिक भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एनाल्जेसिक भी है। अरे बोलो, तीनों में आएगा ये, है ना। इस नाते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है बेटा। ये तीन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं हम लोगों से, ठीक है। पूछे तो और भी जाएंगे, लेकिन ये तीन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अगला है एंटीबायोटिक क्या होते हैं बच्चों, है ना। एंटीबायोटिक क्या होते होंगे बेटा। एंटीबायोटिक प्रतिजैव रोधी बोलते हैं इसको, एंटीबायोटिक बोलते हैं, प्रतिजैव रोधी बोलते हैं हिंदी में, है ना। एंटीबायोटिक्स, इसकी कहानी पढ़नी है तो आपको याद किसको करना पड़ेगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनका नाम था फ्लेमिंग, है ना। बिल्कुल। और नेट में बहुत बार पूछा गया, मेरे तो 2 पेपर में आया है, मैं 2 बार जब नेट हुआ तो उसमें दोनों में पूछा गया एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं पहले इसको पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये सूक्ष्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके विकास को रोक देते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को अभी पढ़ाऊंगा मैं एंटीबायोटिक की, कब बना कैसे बना। पहले डेफिनेशन समझो बच्चों, ये क्या होते हैं। केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म and are capable of inhibiting the growth or even destroying the infection causing microorganism in human beings। फिर से सुनिए बच्चों, जो केमिकल किसी फिक्स या स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही प्रोड्यूस होते हैं, वही जनरेट करते हैं। और मज़ेदार बात क्या है, जब हम उसे इंसान की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये जो हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके विकास को रोक देते हैं, और कई बार तो उनको रोकते ही नहीं, उनको किल भी कर देते हैं, खत्म भी कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चों डेफिनेशन में, द केमिकल व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द केमिकल which are used by certain microorganism। ये तो हो गया इनके प्रोडक्शन का। अब आपको समझना है कि इसका काम क्या है ना। एंड आर कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ, ठीक है ना। किसके लिए कैपेबल है बेटा, एंड आर कैपेबल ऑफ inhibiting the growth of harmful microorganism। उनके ग्रोथ को रोक सकते हैं, इवन उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इनके एग्जांपल्स बच्चों, पेनिसिलिन का नाम आपने सुना, पेनिसिलिन है ना एग्जांपल, सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है पेनिसिलिन। और बताओ एक, एम्पिसिलिन, है ना। ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे, ठीक है, इनका अपना एक रेंज होता है, ठीक है। मतलब जिसके खिलाफ ये लड़ने जा रहे हैं, कुछ होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम में लड़ाई करते हैं, उन्हीं को ही खत्म करते हैं। और कुछ एंटीबायोटिक होते हैं बड़े स्पेक्ट्रम में बैक्टीरिया को या
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना। सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो खत्म करे उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बच्चों, दो तरीके के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और मेरा पीएचडी में कुछ दिन तक काम था ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट थे बेटा। 1942 में एक इंसान थे, उनका नाम था बैक्समैन। उन्होंने पहली बार इस टर्म को बताया था, कब? 1942 में, है ना। बैक्समैन ने 1942 में ये वर्ड दिया था, बैक्समैन। तो आप लिख लो बच्चों, ये हो सकता है हमसे पूछ ले, क्योंकि आजकल जो सिलेबस का वो है ना, वो हिस्टोरिकल टाइप पूछने लग गए हैं। कई बार कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं और कई बार कॉन्सेप्ट खुद से भी ज़्यादा टाइप क्या कर देते हैं, तो टर्म क्या वर्ड है, एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस बाई वैक्समैन इन 1942। देखो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा? लेकिन सबसे पहले 1929 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फ्लेमिंग। वो एक पोट्री डिश होती है ना जो हम लोग यूज करते हैं लैब में, उसके ऊपर कुछ कवक फंगी जम गए थे, और उन फंगी को जब उन्होंने रीड किया, स्टडी करी, तो उन्होंने पाया कि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन पैदा हुए उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और उन्हीं से निकाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन। ओके, तो यही है बच्चों हमारे पास, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने 1929 में, लेकिन नाम नहीं आया था बेटा, है ना। तो ये भी हो सकता है कि पेनिसिलिन की खोज कब हुई है, बस इतना याद कर लो। पेनिसिलिन डिस्कवर्ड 1929 बाई फ्लेमिंग। अब तो सिंथेटिक भी बहुत सारे आने लग गए हैं, ठीक है। सेमी सिंथेटिक भी आने लग गए हैं इसमें भी, ठीक है। लैब में बनने लग गए हैं बहुत सारे। ओके, तो बहुत सारे लैब वगैरह में भी बनने लग गए हैं। पेंसिलिन की एक बहुत बड़ी सूची है, तो या एंटीबायोटिक की बहुत बड़ी सूची है, और ये सूची मैं आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। क्योंकि आज बहुत ही कम बालक हैं, तो कल ये पोर्शन जब ख़त्म करूँगा तो उसमें मैं रिकैप करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और प्लीज़ आज ज्वाइन करिएगा आप लोग यूट्यूब पर बच्चों, 9:45 से एक सेशन होगा, उसे ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल।